हेलो एवरीवन। ये टॉपिक जो धारा 118 है एविडेंस एक्ट की, ये हम आपको पिछले टर्म में दे चुके हैं, मगर चूंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी उस वजह से हम इसमें ब्लर्ड दिख रही थी इमेज, इसलिए हम ये दोबारा आपको दे रहे हैं। धारा 118 क्या कहती है ये धारा? ये इससे पिछले डे में हम करा चुके हैं, फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं ब्लड इमेज की वजह से। इसमें धारा कहती क्या है? कौन साक्ष्य दे सकेगा, मतलब ये धारा सक्षम साक्षी से रिलेटेड है। बताया गया है सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम होंगे जब तक कि न्यायालय का ये विचार ना हो कि कोमल वयस, कोमल वयस मीन्स कच्ची उम्र, कच्ची उम्र की कोई उम्र नहीं बताई गई है। इस तरह का मतलब है कि जो बात को समझ ना पाए। दूसरी बात, अति वार्धक्य, अति वार्धक्य का मतलब होता है अति वार्धक, बहुत ज्यादा उम्र, बहुत बूढ़ा आदमी अगर है। फिर बताया गया शरीर के या मन के रोग या इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से उनमें वे उनसे किए गए प्रश्नों को समझने या उन प्रश्नों के युक्तियुक्त उत्तर देने से निवारित हैं। कहने का मतलब हर व्यक्ति सक्षम साक्षी है, अलावा वो जो बहुत कम उम्र का बच्चा है जो बात समझ नहीं पा रहा है, या बहुत ज़्यादा उम्र है, या फिर शरीर का कोई ऐसा रोग है, या मन की कोई ऐसी दशा या रोग है जिसकी वजह से वो व्यक्ति प्रॉपर आपके प्रश्नों को समझ नहीं पा रहा है और उनका युक्त प्रॉपर तरीके से उत्तर नहीं दे पा रहा है या नहीं दे सकता है, सिर्फ उस व्यक्ति को सक्षम साक्षी नहीं माना जाएगा, बाकी हर व्यक्ति सक्षम साक्षी है। अब स्पष्टीकरण में यहाँ तक कि कह दिया गया कि कोई पागल व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए अक्षम नहीं है, मतलब वो सक्षम है जब तक कि वो अपने पागलपन के कारण उससे किए गए प्रश्नों को समझने से या उनसे युक्त उत्तर देने से निवारित ना हो। मतलब पागल व्यक्ति भी सक्षम साक्षी है अगर वो प्रश्नों को प्रॉपर समझ पा रहा है, मतलब उस वक्त वो पागल नहीं है जब पागल की अवस्था में नहीं है जिस टाइम उससे प्रश्न किए जा रहे हैं, और वो उन प्रश्नों के युक्त उत्तर देने में सक्षम है, तो वो पागल भी सक्षम साक्षी है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय एक आया, पी रमेश बनाम राज्य। इसमें प्रतिनिधित्व किया गया है पुलिस निरीक्षक का, मतलब पुलिस निरीक्षक के द्वारा एफआईआर राज्य की तरफ से दर्ज की गई। ये मामला समझ लें, पी रमेश, ये 2019 का सुप्रीम कोर्ट का मामला है, बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, समझ लें। अभी ये गंभीर मामला था, ये धारा 302 हमने लिखा है और 498A के अंतर्गत दर्ज किया गया था। इसमें असल में बच्चों का साक्ष्य लिया गया था और उन बच्चों को सेशन कोर्ट ने सक्षम साक्षी नहीं माना। सेशन कोर्ट कहने लगा कि बच्चे जो है जब ये नहीं जानते हैं कि वकील क्या होता है, जज क्या होता है, तो वो सक्षम साक्षी कैसे हो सकता है, मतलब ये सक्षम साक्षी नहीं है। मामला हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने क्या कहा, जो विचारण न्यायालय का निर्णय था उसको अपास्त कर दिया, खत्म कर दिया, रद्द कर दिया। कहा भाई अगर बच्चा आपकी बात समझ पा रहा है और उसका उत्तर दे पा रहा है तो वो सक्षम साक्षी है। सिर्फ इस बात पर कि वो वकील नहीं जानता या जज को नहीं जानता कि वकील क्या होते हैं, जज क्या होते हैं, इनके काम क्या होते हैं, तो ये साक्षी के असक्षम होने की पहचान नहीं है, मतलब बच्चे भी सक्षम साक्षी हैं। और हाई कोर्ट, जब अपील सुप्रीम कोर्ट में हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने ठीक किया कि विचारण न्यायालय का जो आदेश था उसको रद्द कर दिया और हाई कोर्ट का निर्णय ठीक है, और हाई कोर्ट के निर्णय को आगे अग्रसर कर दिया कि अब बच्चों को सक्षम साक्षी माना जाए और उनके दिए हुए साक्ष्य के आधार पर व्यक्ति को दोष सिद्ध किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट। ये इस वीडियो को पॉज करके केस को अपने वर्ड्स में लिख लीजिए, केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर लिख लीजिए जिससे आप एग्जाम्स में लिख पाए। अब आ जाइए आप धारा 119 साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या कह रही है? साक्षी का मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ होना। कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि
आदमी बोलने में असमर्थ है तो कैसे क्या काम होगा, देखें। ऐसा कोई साक्षी जो बोलने में असमर्थ है ऐसी किसी अन्य रीत में जिसमें वो उसे वो बोधगम्य मतलब सरल बना सकता है, जैसे कि लिखकर या संकेत चिन्हों द्वारा अपना साक्ष्य दे सकेगा। किंतु ऐसा लेखन और प्रकट संकेत चिन्ह खुले न्यायालय में होना चाहिए तथा इस प्रकार दिया गया साक्ष्य मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। कहने का मतलब है बोलने में असमर्थ है तो किसी भी ऐसी रीत से जो इजीएस्ट तरीका हो, जैसे लिख के संकेतों द्वारा, उसके साक्ष्य को खुले न्यायालय में लिया जाएगा। और अगर वो लिख के देता है या इस प्रकार से कोई साक्ष्य मिलता है तो वो मौखिक साक्ष्य माना जाएगा, लिखित साक्ष्य नहीं है। इसमें परंतु है एक बहुत इंपॉर्टेंट, परंतु यदि साक्षी मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ है तो न्यायालय कथन अवलिखित करने में किसी दुभाषीय या विशेष प्रबोधक की सहायता लेगा और ऐसे कथन की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी। ये परंतु बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ऐसा व्यक्ति है जो असमर्थ है बोलने में तो किसी द्विभाषीय जो बाइलिंगुअल हो या ऐसे व्यक्ति जो विशेष मतलब उसके इंटरप्रिटेशन को एक्सप्लेन कर सके, ऐसे व्यक्ति को विशेष प्रबोधक कहते हैं, उसकी सहायता ली जाएगी। और इस वक्त जब उसका साक्ष्य अभिलिखित किया जा रहा होगा या दर्ज किया जा रहा होगा उसकी वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है इससे रिलेटेड, क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला। ये हम पहले भी बता चुके हैं, 1865 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको दिया था। इस केस में जो महिला थी उसका गला कट चुका था और उसने सिर्फ इशारे से अभियुक्त की तरफ कहा था, इशारा कर दिया था कि इस व्यक्ति ने मेरा गला काटा है। और चूंकि वो बोलने में असमर्थ थी, सिर्फ इशारे के बेस पे उसने अभियुक्त की तरफ संकेत किया और इसी इशारे को, क्योंकि बोलने में असमर्थ है, इस इशारे को ही कोर्ट ने सबूत माना और इसी सबूत के साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने उस व्यक्ति को दंडादेश दिया। एक और केस है राजस्थान राज्य बनाम दर्शन सिंह। इसमें भी कहा गया है कि मौखिक साक्ष्य जो दिया जाता है वो सक्षम साक्ष्य होता है और उसको अगर बोलने में असमर्थ है व्यक्ति तो उसको लिख के दे सकता है और इस प्रकार लिखा हुआ साक्ष्य भी मौखिक साक्ष्य है। अब आ जाइए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 122, बहुत इंपॉर्टेंट। विवाहित स्त्री के दौरान, विवाहित स्थिति के दौरान में की गई संसूचनाएं, बहुत ध्यान से इसके शब्दों को समझिएगा। कोई भी व्यक्ति जो विवाहित है या जो विवाहित रह चुका है, किसी संसूचना को जो किसी व्यक्ति द्वारा जिससे वो विवाहित है या रह चुका है विवाहित स्त्री स्थिति के दौरान में उसे दी गई थी, प्रकट करने के लिए विवश ना किया जाएगा और ना वो किसी सूचना को प्रकट करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। कहने का मतलब है विवाहित स्थिति के दौरान में अगर एक पति पत्नी ने आपस में कोई सूचना को कम्युनिकेट किया है तो ना तो उसको विवश किया जाएगा उस सूचना को प्रकट करने के लिए और ना ही उसको इजाज़त दी जाएगी। अनुज्ञा भी नहीं देगा न्यायालय कि आप अपने आपस की संसूचनाओं को यहाँ आकर व्यक्त करें, या अनुज्ञात भी नहीं किया जाएगा। कब? अब ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक कि वो व्यक्ति जिसने वो संसूचना दी है या उसका हित प्रतिनिधि सम्मत ना हो। कहने का मतलब है वो व्यक्ति जिसने संसूचना दी है या जिसको उससे उसका प्रतिनिधि है, हित प्रतिनिधि है, वो इजाजत दे देता है तो हो सकता है वो संसूचना कोर्ट मान ले। अब और एक इसमें आइए, सिवाय उन वादों में जो विवाहित इस व्यक्ति के बीच में हो या उन कार्रवाइयों में जिनमें एक विवाहित व्यक्ति दूसरे के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के लिए अभियोजित है। कब छूट मिलती है कि अगर मान लीजिए दोनों लोग विवाह के ही संबंध में लड़ झगड़ रहे हैं तो उन कार्रवाइयों में एक दूसरे की संसूचना को कोर्ट में पेश करते हैं वो, या कोई ऐसा आपराधिक मामला एक दूसरे के विरुद्ध हो गया है तो वो वहां पर एक दूसरे की संसूचना को संसूचित करने का अधिकार न्यायालय दे सकता है। इसमें एक इम्पोर्टेंट केस है राम भरोसे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ये 1954 का केस है। इसमें इसका सार यही है पूरे का, ये कहा गया कि विवाहित स्थिति के दौरान में जो अवस्था में जो संसूचनाएं दी गई हैं
उनको कोर्ट में पेश ना किया जाएगा। इसमें पति पेश करना चाह रहे थे कि हमने आभूषण भी दिए थे पत्नी को, ये सब तमाम बातें, और मैं इनके घर गया था, तो ये सब बातें कोर्ट ने कहा कि आप जो विवाहित अवस्था के दौरान, स्थिति के दौरान आप लोगों में हुई है, उन संसूचनाओं को आप सिद्ध नहीं कर सकते, कोर्ट में आपको अनुमति नहीं है। आगे बढ़े हम लोग। धारा 126 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये क्या कहती है? व्यक्तिक संसूचनाएं, प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस। बहुत ध्यान से समझिए इसको, ये बहुत आती है और बहुत बड़ी धारा है, लॉन्ग क्वेश्चन बनता है बहुत बेहतरीन इस पर। कोई भी बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर या वकील अपने कक्षीकार की अभिव्यक्ति सम्मति के सिवाय ऐसी संसूचना को प्रकट करने के लिए जो उसके ऐसे बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर या वकील की हैसियत में नियोजन के अनुक्रम में या के प्रयोजनार्थ उसके कक्षीकार द्वारा या की ओर से उसे दी गई हो। कहने का मतलब पहले समझ लीजिए कि कोई भी वकील क्लाइंट से कोई ऐसी सूचना पाता है जो उसको वकील होने के नाते उसके क्लाइंट ने या उसके किसी व्यक्ति ने उस वकील को दी है, या फिर वकील ने कोई सलाह अपने क्लाइंट को दी है, तो ना ही क्लाइंट को विवश किया जाएगा कि वकील ने क्या सलाह दी, ना ही वकील को विवश किया जाएगा कि उसके क्लाइंट ने उससे क्या कहा। इस पूरे बात को पहले देख ले। कक्षीकार द्वारा उसे दी गई हो अथवा किसी सलाह को जो ऐसे नियोजन के अनुक्रम में या के प्रयोजनार्थ उसने अपने कक्षीकार को दी है, प्रकट करने के लिए किसी भी समय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है ना ही वकील साहब को विवश किया जाएगा कि उसके क्लाइंट ने क्या कहा, ना ही क्लाइंट को विवश किया जाएगा कोर्ट में कि आपको वकील साहब ने क्या सलाह दी। तो इन संसूचनाओं को प्रकट करने की छूट या इजाज़त कोर्ट में नहीं है। परंतु किसका बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु इस धारा की कोई बात निम्न को प्रकटीकरण से संरक्षण ना देगी। कौन कौन सी बात है? पहली बात है, किसी भी अवैध प्रयोजन को अग्रसर करने में दी गई कोई भी ऐसी संसूचना। क्या मतलब हुआ इसका? कोई आदमी मान लीजिए वकील साहब के पास जाए और कहे कि अब मैं आगे जाके ये अपराध करने जा रहा हूँ, तो ये संसूचना प्रकटन से संरक्षित नहीं है, इसको वकील साहब प्रकट कर सकते हैं। दूसरी बात, ऐसा कोई भी तथ्य जो किसी बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी, वकील ने अपनी ऐसी हैसियत में नियोजन के अनुक्रम में संप्रेक्षित किया हो और उससे दर्शित हो कि उसके नियोजन के प्रारंभ के पश्चात कोई अपराध या कपट किया गया है। कहने का क्या मतलब हुआ? वकील साहब आपने नियुक्त कर लिए, किसी क्लाइंट ने वकील नियुक्त कर लिया और उसके बाद भी वो उसी तरह का अपराध या कपट करता है, नियोजन के पश्चात, वकील साहब के नियोजन के पश्चात कपट कर रहा है, तो ये उसको छूट नहीं है कि वो नियोजन के पश्चात कोई कपट करे। ठीक, इस बात को दो दृष्टांत दिए गए हैं, बिल्कुल क्लियर समझ लें। दो, पहले पॉइंट के का पहला दृष्टांत है, दूसरे पॉइंट का दूसरा दृष्टांत है। पहले पॉइंट में क्या था उसको समझ लें। कक्षीकार कहते हैं क्लाइंट को, का अटॉर्नी खा से कहता है मैंने कूट रचना की है और मैं चाहता हूं कि आप मेरी प्रतिरक्षा करें। ये संसूचना प्रकटन से संरक्षित है। कहने का मतलब है कि अगर क्लाइंट से कोई गलती हो गई है, कूट रचना हो गई है और अब आता है वकील साहब के पास, तो जाहिर सी बात है वकील साहब उसको बचाएंगे, कोशिश करेंगे और उसकी संसूचना को प्रकट नहीं करेंगे। खा में क्या कहा गया है? कक्षीकार का अटॉर्नी खा से कहता है मैं संपत्ति पर कब्जा कूट रचित विलेख के उपयोग द्वारा अभिप्राप्त करना चाहता हूं और इस आधार पर वाद
लेने की मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। मतलब वो क्लाइंट जो है वकील साहब को इसलिए नियोजित कर रहा है कि आगे चल चल के कपट करे, धोखा दे, तो ये संसूचना संरक्षित नहीं है। इसको प्रकट करने के लिए जो वकील साहब हैं वो फ्री है, प्रकट कर सकते हैं। अभी पूरा बात भी बता दिया। ये संसूचना आपराधिक प्रयोजन के अग्रसर करने में की गई है, इसलिए प्रकटन से संरक्षित नहीं है। ठीक, ऊपर वाली क्योंकि आप से गलती हो गई है, आप शरण में आए, इसलिए आप संरक्षित हैं, संसूचना संरक्षित है। मगर बाद वाले खाद्य दृष्टांत में आप क्या कर रहे हैं, जानबूझ के बाद में कपट करने की तैयारी में है, इसलिए आपको संरक्षा नहीं मिलेगी। संसूचना प्रकट करने के लिए वकील साहब को मना नहीं किया जाएगा। ये बात को समझ लें, फिर आगे चले हम लोग। इंपॉर्टेंट सेक्शन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का 132। क्या कहता है, इस आधार पर कि उत्तर उसे अपराध में फंसाएगा, साक्षी उत्तर देने से क्षम्य ना होगा। मतलब क्या है इसका, कोई साक्षी किसी वाद या कार्रवाई, कौन सी कार्रवाई हो सकती, कोई सिविल या दंडिक कार्रवाई में विवाहक विषय से सुसंगत किसी विषय के बारे में किए गए किसी प्रश्न का उत्तर देने से इस आधार पर क्षम्य नहीं होगा कि ऐसे प्रश्न का उत्तर ऐसे साक्षी को अपराध में फंसाएगा या उसकी प्रवृत्ति प्रत्यक्षता या परोक्षता अपराध में फंसाने की होगी। ये वर्ड आप ज़रूर यूज़ करें। कहने का मतलब समझें कि कोई भी साक्षी अगर उसको लग रहा है कि हम जवाब देंगे तो फंस जाएंगे, या आगे चल कर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्षता डायरेक्टली और परोक्षता इनडायरेक्टली को कहते हैं, कहीं कहीं ना कहीं हमें ये जवाब फंसाएगा, तब भी उसको छूट नहीं है, उसे जवाब देना पड़ेगा, प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा, चाहे भले ही वो आगे चल के अपराध में फंस रहा हो। अब इसको छूट क्या है वो परंतु में समझ लिया हम। परंतु ऐसा कोई भी उत्तर जिसे देने के लिए कोई साक्षी विवश किया जाएगा उसे गिरफ्तारी या अभियोजन के अधीन नहीं करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि उसने, हाँ पहले पूरा समझे, नहीं करेगा, और ना ऐसे उत्तर द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने के लिए अभियोजन में के सिवाय वो उसके विरुद्ध किसी दंडिक कार्यवाही में साबित किया जाएगा। मतलब समझे, परंतु बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए ऐसा कोई उत्तर उसने दे दिया है जिससे लग रहा है वो उस संकट में फंस जाएगा, तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और उसके अलावा कोई किसी और दूसरे अभियोजन में उस सबूत को पेश नहीं किया जा सकेगा किसी भी दंडिक कार्रवाई में। हाँ ये ज़रूर है, जो चूंकि उसने मिथ्या साक्ष्य दिया है तो मिथ्या साक्ष्य का अभियोजन उस पर चल सकेगा। बस ये सेक्शन इतना ये कहता है। फिर आ जाइए आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 133, सह अपराधी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं अकम्पलिस। सह अपराधी बहुत छोटा ये सेक्शन है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक एक वर्ड इसका याद करना है आपको। सह अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा और कोई दोष सिद्धि केवल इस लिए अवैध नहीं है कि वो किसी सह अपराधी के असंपुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर की गई है। ठीक, अगर सह अपराधी साक्ष्य दे देता है और वो साक्ष्य सारे संदेह से मुक्त है तो सह अपराधी के साक्ष्य पर ही उसके साथी को सजा हो जाएगी, ऐसा कहा गया है धारा 133 साक्ष्य अधिनियम में। अब इसमें दो केस हैं। पहला केस है वासुदेव बनाम स्टेट 1993 की। इसमें पहली बात तो इससे पहले एक सेक्शन था आपका 114 जो हमने आपको अगले पेज पर पढ़ाया है, पहले नहीं पढ़ाया था जानबूझ के हमने, क्योंकि इसको 133 के साथ 114 का दृष्टांत खा जोड़ना था हमें। पहले तो इस केस में बताया क्या गया है वो समझ लें। पहले बहुत साल तक दोनों 133 और 114 के दृष्टांत खा को एक दूसरे के कुछ कोर्ट विपरीत मानते थे। उस भ्रम को दूर किया गया इस केस में। पहली बात तो ये बता दी गई, धारा 133 और धारा 114 के दृष्टांत खाक को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। ठीक,
जो कोर्ट्स के निर्णय होते थे एक दूसरे में ये लोग एक दूसरी धारा के खिलाफ समझते थे, ऐसा कुछ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, धारा 114 के दृष्टांत खा में शब्द सकेगा लगा, क्योंकि ये अभी हम आपको 114 पढ़ाएंगे, 114 अगले पेज पे, उसको पढ़ने के बाद इस केस को पढ़िएगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा। प्रयुक्त शब्द सकेगा प्रयुक्त हुआ है। सकेगा का मतलब है तथ्य की उपधारणा है जो कि खंडनीय है, किंतु 133 धारा विधि की उपधारणा है, अतः हम कह सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि सह अपराधी के असंपुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर दंड देना अवैध नहीं है। किंतु ये किस केस में कहा गया? वासुदेव बनाम स्टेट 1993 की क्या कहा गया? सह अपराधी के असंपुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर दंड देना अवैध नहीं है, किंतु सावधानी का नियम है और जांच का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कह दिया, जिससे पहले जो भी भ्रम थे उन सबको दूर कर दिया। भ्रम भी हम आगे बता रहे हैं आपको क्या थे, अगले केस में भ्रम के बारे में बताएंगे। इस केस में कहा गया कि दोनों धाराएं, चाहे वो 133 हो या 114 का दृष्टांत खा हो, दोनों एक जैसी हैं, एक दूसरे की पूर्ति कारक हैं, और किसी भी सह अपराधी के जो अपराधी का असंपुष्ट परिसाक्ष्य है उसके आधार पर भी आप किसी को सजा दे सकते हैं, ये अवैध नहीं है। मगर सावधानी रखें, कोर्ट सारी चीज़ों को देख ले, तौल मोल ले कि कहीं से सह अपराधी झूठ तो नहीं बोल रहा है, और इसकी प्रॉपर जांच करे और सह अपराधी के वचन के ऊपर, मतलब बयान के ऊपर दोष सिद्ध कर सकता है, ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट ने वासुदेव बनाम स्टेट 1993 में। भ्रम क्या थे ये समझ ले। डगड़ू बनाम महाराष्ट्र राज्य 1977 का केस है। जैसा कि चला आ रहा था, सह अपराधी के साक्ष्य पर आधारित होकर दोष सिद्ध नहीं की जा सकती। इस केस में डगड़ू बनाम महाराष्ट्र राज्य में कहा, क्योंकि ये पहले का 1993 से पहले का निर्णय है, तो तब उस पहले यही था कि आप खाली सह अपराधी के बयान के आधार पर आप किसी से दूसरे सह अपराधी को सजा नहीं दे सकते, ऐसा प्रचलन था पहले। मगर वासुदेव बनाम स्टेट के केस में इस भ्रम को दूर कर दिया गया। हाँ, ये ज़रूर कहा गया कि दंड देते वक्त आप सावधानी पूरी रखें। इन दोनों केसेस को वीडियो पॉज करके आप ज़रूर लिख लें, जिससे ये केस आप एग्ज़ाम हॉल में लिख पाएँ पेपर देने के टाइम। दोनों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों केस लॉज। आगे चलें। अभी हमने कहा था आपको धारा 114 पढ़ाएंगे, 114 देख लें क्या है। उस वक्त इसीलिए नहीं पढ़ाई थी जानबूझकर, क्योंकि 133 से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। न्यायालय किन्हीं तथ्यों का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा। क्या मतलब है, समझ लें। न्यायालय ऐसे किसी तथ्य का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा, समझ रहे हैं आप। तथ्य की उपधारणा है, ये पहले पढ़ा चुके हैं हम आपको सेक्शन 4 में। जिसकी कर सकेगा जिसका घटित होना उस विशिष्ट मामले के तथ्यों के संबंध में प्राकृतिक घटनाओं, मानवीय आचरण तथा लोक और प्राइवेट कारोबार के सामान्य अनुक्रम को ध्यान में रखते हुए वो संभाव समझता है। ठीक, कोर्ट उपधारणा कर सकेगा अगर उसको लगे कि ये प्राकृतिक घटनाओं के अनुसरण में या मानवीय आचरण के अनुसार या किसी कारोबार के अनुक्रम में किया गया है, तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा काम किया गया हो, ये उपधारणा कर सकेगा। तथ्य की उपधारणा है, खंडित हो सकेगी आसानी से। इसका दृष्टांत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम बार बार 133 धारा से कंपेयर करते हैं या मिलाते हैं। ये दृष्टांत खा कहता है, सह अपराधी विश्वसनीयता के अयोग्य है, मतलब विश्वसनीय नहीं है, अयोग्य है विश्वास करने के, जब तक कि तात्विक विशिष्टियों में उसकी संपुष्टि नहीं होती। सारी तात्विक विशिष्टियां अगर ये इंगित करें कि सह अपराधी सच बोल रहा है, तभी सह अपराधी के वचन के या बयान के या साक्ष्य के आधार पर दूसरे सह अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर संपुष्टि नहीं हो रही है तो सज़ा आप ना दें। ये बहुत संवेदनशील मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बता भी दिया कि सज़ा दी जा सकती है वासुदेव बनाम स्टेट में, मगर कोर्ट को पूरी सावधानी रखना पड़ेगी और प्रॉपर जांच करना पड़ेगी, तभी वो सह अपराधी को सज़ा दूसरे सह अपराधी के सापेक्ष दे सकेगा।
धारा 136 क्या कहता है? न्यायालय साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा। इसका मतलब क्या है? न्यायालय पहले पक्षकार से पूछेगा, हम समझा दें, जबकि दोनों में से कोई पक्षकार किसी तथ्य का साक्ष्य देने की प्रस्तावना करता है, तब न्यायाधीश साक्ष्य देने की प्रस्तावना करने वाले पक्षकार से पूछ सकेगा कि अवकथित तथ्य यदि वो साबित हो जाए तो किस प्रकार सुसंगत होगा। कहने का मतलब है पक्षकार चाह रहा है कि उसका साक्ष्य लिया जाए, तो न्यायाधीश पहले उससे पूछेगा अगर हमने ये साक्ष्य ले लिया ये तो ये कहाँ तक सुसंगत होगा, पहले तो ये बताइए। और यदि न्यायाधीश ये समझता है कि वो तथ्य यदि साबित हो जाता है तो सुसंगत होगा, तो वो उस साक्ष्य को ग्रहण करेगा, अन्यथा नहीं। मतलब उसने पूछ लिया साक्षी से सुसंगत कहाँ तक होगा और उसे अनुमान हो गया कि हाँ अगर ये साबित किया जाता है तो सुसंगत हो जाएगा, तभी ग्रहण करेगा, वरना उसको मना कर देगा, कह देगा आपका साक्ष्य बेकार है, बर्बाद है, आप साक्ष्य ना दीजिए। धारा 137 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की क्या है? मुख्य परीक्षा को परिभाषित करती है। क्या होती है मुख्य परीक्षा? समझ लें, किसी साक्षी की उस पक्षकार द्वारा जो उसे बुलाता है परीक्षा उसकी मुख्य परीक्षा कहलाती है। जो पक्षकार बुलाए वही परीक्षा करे तो वो मुख्य परीक्षा है। दूसरी चीज प्रति परीक्षा क्या है? किसी साक्षी की प्रति परीक्षा, प्रतिपक्षी द्वारा की गई परीक्षा उसकी प्रति परीक्षा। अगर दूसरा पक्षकार साक्षी की परीक्षा कर रहा है, प्रतिपक्षी परीक्षा कर रहा है, तो वो प्रति परीक्षा कहलाती है। अब पुनः परीक्षा क्या है? किसी साक्ष्य की प्रति परीक्षा के पश्चात उसकी उस पक्षकार द्वारा जिसने उसे बुलाया था परीक्षा उसकी पुनः परीक्षा कहलाएगी। कहने का मतलब वही पक्षकार जो उसे बुलाया है साक्षी के रूप में, प्रति परीक्षा के बाद अगर कोई अपने ही साक्षी से प्रश्न करता है तो वो उस साक्षी की पुनः परीक्षा कहलाती है। इसका क्रम हम अगले टर्न पे 138 में बताएंगे, जिसमें बताया गया है परीक्षाओं का क्रम, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक यहीं पर हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा धारा 137 पे, क्योंकि अगर ये हम 138 पढ़ाते हैं तो काफ़ी लंबी धारा हो जाएगी, टॉपिक काफ़ी लंबा हो जाएगा। इस टॉपिक को यहीं पर कंप्लीट करते हैं हम, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो हमें मैसेज ज़रूर करें आप, जिससे हम आपके फीडबैक के अनुसार अपने मैटर्स में इम्प्रूव कर सकें। दूसरी बात, ये मैटर चूँकि हम मेंस के हिसाब से बना रहे हैं, हर मेंस में काम आएगा, चाहे वो PCSJ हो, HJS हो, APO हो, हर मेंस के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए, लॉ के जितने भी एग्ज़ाम रिटन होते हैं उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप ये मैटर को हर व्यक्ति तक पहुंचाएं, हर एक को फ़ायदा हो, और आप भी इतनी मेहनत से पढ़ें। इसमें हम सारे आपको इम्पोर्टेंट लीडिंग केसेस दे रहे हैं, और ख़ास बात डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके PDF दे रहे हैं हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में। उस PDF को डाउनलोड ज़रूर कर लिया करें। PDF डाउनलोड करने के बाद ही वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आएगा। तो कहने का टोटल मतलब ये है कि अब आप इस मैटर को तैयार करिए। ये पूरा मैटर है, डे 1 से लेकर डे 100 तक हम पूरा आपको PCSJ का मेंस का सिलेबस दे देंगे। कंप्लीट मैटर है, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। पूरा आप तैयार करिए, बेहतरीन तैयारी करिए, तैयारी में लग जाइए, और हर अपने साथी को ये मैटर पहुंचाइए। और इस चैनल को हमारे @law classes by फिरोज सर को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई मैटर ढूंढने में दिक्कत होती है तो @law classes by फिरोज सर यूट्यूब पे डायरेक्ट डालिए, आपको मैटर मिल जाएगा। मैटर पढ़िए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।